बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है और घोसी उपचुनाव की हार पर बोले हैं मौर्य। तो उन्होंने कहा कि घोसी चुनाव में हमारी हार हुई है, जिसे हम स्वीकार कर रहे हैं, हम इससे इनकार नहीं करते। वहीं इस हार की समीक्षा पार्टी जरूर करेगी और हार को जीत में बदलने में समय नहीं लगता। तो इस तरह का दावा करते हुए भी नजर आए केशव प्रसाद मौर्य और उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी जीत होगी। तो घोसी उपचुनाव में हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का यह बड़ा बयान सामने आता हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी हार हुई है, जो कि स्वीकार्य है, इस बात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन समीक्षा की जाएगी और हार को जीत में बदलने में समय नहीं लगता और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी हर सीट पर जीतेगी। तो जीत का दावा करते हुए केशव प्रसाद मौर्य और आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का दावा उनकी तरफ से किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बहराइच पहुंचे हुए थे, उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया और घोसी उपचुनाव की हार पर बोले हैं मौर्य। उन्होंने कहा कि घोसी चुनाव में हमारी हार हुई है और हम इससे इनकार नहीं करते हैं। तो घोसी चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने टाइगर अभी जिंदा है की होर्डिंग लगाई है, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत कर दिखाएंगे। हम घोसी में मिली हार की समीक्षा कर रहे हैं और बताना चाहेंगे कि घोसी में सपा की जीत के बाद सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और जीत में अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह को लेकर कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के सामने एक होर्डिंग भी लगाई है, जिसमें टाइगर अभी जिंदा है लिखा गया है। मैं ये मानता हूं कि अहंकार के आकाश में किसी को बहुत उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित तौर से घोसी की विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत करके जो अहंकार के आकाश में अभी उड़ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ही जमीन पर लाने का काम करेगी। हार हुई है, उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है, भविष्य में जीत कैसे हो इसकी तैयारी कर रहे हैं। उधर एनडीए उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के हारने पर ओम प्रकाश राजभर का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि उम्मीदवार के एंटी रिएक्शन से हम लोग चुनाव हारे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि काफी वोट तितर बितर हो गए और पार्टी को किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए था। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जमकर दलित बस्तियों में गाड़ियों से भर भर कर पैसा बांटा है। मैंने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है। हमने देखा घोसी में गाड़ियों में पैसे ले लेकर के सफाई लोग बांटते फिरे। हम लोग रात को कंप्लेन करते रहे, तमाम 50 लोग थाने में बैठाए गए, गाड़ियां पकड़ी गई। ये देखने को मिला। दूसरा कारण तो ये था। तीसरा कारण, जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसके वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ। एंटी धारा आप कह सकते हैं। हाँ, एंटी मतलब वही प्रत्याशी के रिएक्शन में। अगर इनकी जगह कोई आपकी पार्टी का कैंडिडेट होता हमारी पार्टी का नहीं, कोई कैंडिडेट स्थानीय होता तो उसका रिजल्ट अलग होता। भारत में G20 समिट के सफलतापूर्वक आयोजन होता हुआ नजर आया, जिसको लेकर दुनिया भर में भारत की प्रशंसा हो रही है। भारत का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है और इस बार G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बना है। वहीं G20 को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में भारत दुनिया भर में भारत माता का और भारत का झंडा फहराने में सफल हुआ है। और दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नवनिर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निरीक्षण किया। वो सब देखिए, कोई मतलब नहीं है। पर एक पोस्टर लगा है जिसमें शिवपाल जी के लिखा है टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? देखिए, आप सब जानते हैं अच्छी तरह, सच्चाई प्रदेश की जनता जानती है। शिवपाल जी सच्चाई प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। क्या शिवपाल जी को टाइगर कहना है? सच्चाई प्रदेश की जनता जानती है।
तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने G20 को लेकर कहा कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि G20 का आयोजन सफलतापूर्वक भारत में संपन्न हुआ है और अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल भी हुआ। तो भारत में G20 समिट का आयोजन हुआ था, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा भारत का झंडा लहराने में दुनिया भर में सफल साबित हुआ है। तो अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हुआ है और G20 समिट के आयोजन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह बयान कि भारत के लिए G20 समिट का यहां पर आयोजित होना बहुत बड़ी उपलब्धि। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बांदा में इलाज के दौरान एक कैदी की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है, जहां कैदी की तबीयत अचानक से बिगड़ी थी और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उस कैदी की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में काफी ज्यादा हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। परिजनों में मातम पसरा हुआ है। जेल प्रशासन पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है परिजनों द्वारा और इलाज के दौरान कैदी की मौत हुई है। अचानक से तबीयत के बिगड़ने पर कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान कैदी की मृत्यु हो चुकी है। वहीं बांदा से हमारे सहयोगी अरबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अरबाज, जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगा है और इलाज के दौरान एक कैदी की मौत हो गई है। क्या है कुछ पूरा मामला और क्या कुछ जानकारी आपके पास इस मामले से जुड़ी हुई? जी, आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के मंडल कारागार से सामने आया है, जहां आज सुबह अचानक एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई थी। जहां जेल कर्मचारियों ने ही देखा तो तुरंत आनंद फानंद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 2 मार्च 2023 को पास्को के मामले में जेल में गया हुआ था। वहीं मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक युवक परशुराम मोहल्ले बांदा जनपद के परशुराम मोहल्ले का रहने वाला था। वहीं परिवारजनों का रो का बुरा हाल है। बिल्कुल अरबाज, और पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना कि जो कैदी था वो कितने समय से बीमार चल रहा था? जी वही पुलिस प्रशासन कैमरे के सामने बोलने से भी इनकार कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कर रहा है। ठीक है अरबाज, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं जेल प्रशासन पर और उन्होंने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है और इलाज के दौरान कैदी की फिलहाल मौत हो गई है। उधर क्राइम को जड़ से खत्म करने के लिए यूपी की योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, जिसका असर अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच बंदाइयों से एक ऐसी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है जो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल एसपी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर रिटायर्ड एसआई का परिवार पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अब तक कोई सुध नहीं ली है। रिटायर्ड एसआई रूम सिंह का आरोप है कि रिश्वत लेकर राजनीतिक दबाव में उनके और उनके बेटे के ऊपर पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। में एक पीड़ित परिवार न्याय न मिलने के कारण भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। आज पीड़ित परिवार को छठा दिन है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है, किस कारण ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या है मामला। दादा, आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, आप सुना दें क्या है मामला? मामला ये है कि मतलब जो पुलिस का भ्रष्टाचार के ऊपर काफी मेड़ पर लड़ाई हुई और वो मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं, घर में घुस कर लड़ाई दिखा रहे हैं। कौन सी जगह का मामला है, कौन सा नाम? ग्राम रामनगर शहरपुर, चौकी रुदायन, थाना इस्लामनगर। कब मामला करता है और क्या पूरा? ये 21 तारीख के लिए झगड़ा हुआ था। पेड़ लगाते समय पुराने पेड़ सूखे गए थे, उनके लिए कटवा करके वहाँ नए पेड़ लगाए जा रहे हैं। आप पुलिस पे आरोप लगा रहे हो कि पुलिस ने जो है धाराएं चेंज की हैं, उसमें क्या कहना? पुलिस ने मतलब जो धाराएं चेंज की हैं, हो सकता है कि उन्होंने कोई मोटी रकम ली है और हमसे कह दिया, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने, हमसे कह दिया तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। बाद में उन्होंने मतलब गंभीर धाराएं घर में घुस के मारने पीटने की लगाई हैं। इसी क्रम में ये तो पीड़ित थे जिनका साफ कहना है कि मतलब कि पुलिस से जो है हमें न्याय नहीं मिला, पुलिस ने एक मोटी रकम देने के बाद जो है पूरे मामले को तो दूसरा मोड़ दिया है। उसी क्रम में इनके समर्थन में जो है किसान नेता भी मतलब आज धरने पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप धरने पे हैं, क्या है इनका पूरा मामला? हाँ, हम धरने पे हैं। इनका मामला ये है कि एक रुदायन पुलिस चौकी पड़ती है थाना इस्लामगढ़ में, उसमें गाँव पड़ता है रामनगर शहर। उसमें जो है एक दरवाजी है रूम की,
वो रिटायर हैं, उन्होंने 30-35 साल जो है पुलिस की सेवा की। अब वो जो है हृदय रोगी भी है, बीमार हैं, असहाय हैं, चलने लायक नहीं है। और जो आदमी चलने फिरने लायक नहीं है, इलाज करा रहा है, उसको नामजद करना, उनके लड़का जो है नहीं उन्हें नामजद करना, वो हाथ हाथ में परिवार रहता है, लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, उनके नामजद करना। हाँ ठीक है, उनका एक भतीजा पेड़ लगा रहा था, एक भतीजा दूसरा जो लगता है वो पेड़ उठाने लग गया, दोनों भतीजे आपस में लड़ गए, जिसका नाम ललित है और एक कृष्णपाल। अब दोनों के बीच की लड़ाई को खेत पर हुई, घर में दिखाना ये पुलिस की कहाँ की नैतिकता है। FIR को बड़ा चढ़ाकर पैसा लेकर के FIR लिखना, एक NCR को FIR में बदलना। घर में घुसने का मतलब हो गया कि 452 और 452 का हो गया थोड़ा सा गंभीर अपराध, और खेत में लड़ाई होने का हुआ कि बाहर जमानत। ठीक है, NCR थी, मारपीट हुई 323, 504, 506, उसमें जो 452 घुसड़ी गई है, वो जो है टेलीग्राम एक SI हैं, उन्होंने पैसा लेकर के, और जो आजकल छोटे नेता छोटे जो BJP के हैं वो पैसा लेकर के ये सब काम करा रहे हैं। कई बात है सुनी, हमारी यूनियन में ये प्रस्ताव आया, हमने और टेलीग्राम से बात की, तो टेलीग्राम ने ये माना कि वास्तव में जो है बाग में घटना हुई, और बाग में एक जो है शहद फैक्ट्री है, मधुपालन मक्खी, वो बाहर के लोग हैं, बिहार के, उनसे पूछो, वो हैं असली गवाह। इसके लिए आपने कोई मतलब शिकायती पत्र वगैरह हाँ, अधिकारियों को दिया? शिकायती पत्र हमने थाने से लेकर के, CO से लेकर के, SP से लेकर, और हम बरेली भी गए, और लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमने जो है केस हुई, लेकिन न्याय नहीं मिला कोई भी। अब न्याय नहीं मिला, उन्होंने घिसी पिटी बात करे, दवा बना रहे। अरे दवा नहीं बना रहे हैं, चाहे हमें यहाँ 1 साल लग जाए और चाहे हमें और ऊपर जाना पड़े, हम घटना स्थल घर में घुसना नहीं है, बाग है, इसको असलियत दिखाएंगे। और अब वो पुलिस का बचाव कर रहे हैं अपने टेलीग्राम जी का। टेलीग्राम जी ने बहुत जल्दी झटके से पर्चे काट दिए। कब तक भूख हड़ताल चलेगी? अरे भूख हड़ताल ये हट जाएंगे, फिर हम बैठेंगे, हमारे यहाँ और लोग बैठेंगे, और नहीं है तो मैं यूनियन को अब जो है ये 18 तारीख को मैं टिकैत साहब से कहूँगा, वहाँ रैली हो रही है लखनऊ, और उनका एक प्रोग्राम लाऊंगा, और ये महाधरना में प्रकट हो जाए। यानी थाने में बैठ करके जांचें हो रही है, जांचें होनी चाहिए गाँव में और बाग में। हमारी मांग ये है कि जो घटना स्थल है वो बड़ा चढ़ा के लिखा गया है, बाग था, उस बाग को माना जाए। तो टेलीग्राम फिलहाल पीड़ित का जो है लगातार कहना है कि पुलिस जो है मोटी रकम लेने के बाद जो है दबाव में बनी हुई है, और पुलिस जो है लगातार इस मामले को जो है तूल दिए पड़ी है। लेकिन फिलहाल रिटायर्ड SI का जो परिवार है वो आज 6ठे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होती है कि प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करता है और कब तक एक्शन लेता है। अवधेश मिश्रा, जनता TV, बदायूं। उधर मैनपुरी में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिससे ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष का माहौल है। दरअसल श्यामपुर भटपुरा गांव में रात के समय कुछ अराजक तत्वों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये लगातार दूसरी बार हुआ है जो यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा चुकी है। एक बार पहले भी तोड़ी जा चुकी है, तो उस प्रकरण में दोषी पकड़े नहीं गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर दोबारा मूर्ति लगवाई। उसके बाद ये दोबारा जब इसका काम चालू हुआ, फिर ये दूसरी बार दोबारा से मूर्ति तोड़ी गई। इसकी शिकायत कुछ उच्च अधिकारियों से की थी आपने? जी, अभी हमारी टीम के लोग गए हुए हैं कहीं, उसके बाद कुछ सूचना मिलते ही आपको बताया जाए। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ कौन कौन मौजूद था? जी, पुलिस प्रशासन तो यहाँ का सही काम कर रहा है, वो तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन फर्क बस इतना ही है, पुलिस प्रशासन अभी तक ये नहीं पता लगा पाया कि दोषी कौन है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त का। बड़ी खबर ललितपुर से सामने आती हुई, जहां रात से हो रही बारिश मुसीबत बनी हुई है और बारिश से नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो गोविंद सवार बांध के खोले गए हैं 8 गेट, और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की तैनाती भी की गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर ललितपुर से सामने आती हुई, जहां रात भर से बारिश हो रही थी और उसके बाद नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। गोविंद सवार बांध के 8 गेट्स भी खोले गए हैं, और पानी का फ्लो कैसा है, कितना है, ये आप तस्वीरों में भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें वाकई में काफी ज्यादा विचलित करने वाली,
और रात से हो रही लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। गोविंद सवार बांध के भी 8 गेट्स खोल दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तैनाती भी यहां पर की गई है। और रात भर से बारिश हो रही थी, जिसके बाद लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में बारिश से नदियों का जलस्तर भी अब बढ़ चुका है। गोविंद सवार बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की यहां पर तैनाती की गई है। तो ललितपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात भर से बारिश हो रही थी और उसके बाद अब ये मुसीबत का सबब बन चुकी है। बारिश से नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरों में भी आप देखकर साफ तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कितना ज्यादा हुई है और उसके बाद किस तरह की स्थिति इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को कराया पोस्टमार्टम। रायबरेली में बीमार को ठेले से पहुंचाया गया अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। वहीं रास्ता खराब होने के चलते एम्बुलेंस आने में होती है परेशानी। हमीरपुर में सड़क पर पड़ा हुआ मिला एक युवक का शव। ट्रैक्टर में शव को ले जाता आरोपी सीसीटीवी में हुआ कैद। वहीं प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका। रायबरेली में ट्रेन से गिरकर घायल हुई नाबालिग। वहीं किशोरी का पैर फिसलने से हुआ हादसा। जीआरपी की मदद से अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बांदा में शराबी युवक ने की ऑन ड्यूटी होमगार्ड की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में फुटवेयर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कुशीनगर में हॉस्पिटल संचालक ने मरीज को जबरदस्ती भेजा लखनऊ। वहीं इलाज के दौरान हुई उसकी मौत। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत। परिजनों ने 2 दरोगाओं समेत कई लोगों पर लगाया है हत्या का आरोप। फतेहपुर में पुलिस ने अवैध गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से लगभग 1 किलो 250 ग्राम गांजा भी हुई है बरामद। रामनगर के इंदिरा कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत। अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। आगरा में मेट्रो पिलर पर फंसी बिल्ली। वहीं पिलर से बिल्ली को सुरक्षित उतारने के लिए बुलानी पड़ी क्रेन। रायबरेली में लगातार बारिश के चलते गिरा मकान। ग्रामीणों ने मलबे में दबी बकरियों को जल्द निकाला बाहर। मुजफ्फरनगर में देर रात मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग। मेडिकल स्टोर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। मुजफ्फरनगर में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। अमेठी में लगातार हो रही बारिश के चलते गिरा मकान। 75 वर्षीय बुजुर्ग की कच्चे मकान के नीचे दबने से हुई मौत। कानपुर देहात में निकाली गई किसान जोड़ो यात्रा। बाइक रैली के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों को सौंपा गया है ज्ञापन। बांदा में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलसे 3 व्यक्ति। खेतों में जानवरों को चुराने गए थे तीनों युवक। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती।